एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, है ना। ये सब समझते हैं, ध्वनि का मतलब आवाज़। हम कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं, है ना। कोई मीठी, कोई कड़वी, मतलब मधुर ध्वनि या कर्कश ध्वनि, है ना। पक्षियों की आवाज़ें, चहचहाहट सुनते हैं, कभी पटाखों की आवाज़ सुनते हैं। सब अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। कंपन का मतलब समझते हो? जैसे कि एक टेबल होती है, जैसे कि ये एक मान लो टेबल है ना। और टेबल के बीच में जो दराज होती है ना, तो दराज में कभी कभी हम एक चाकू को फंसा देते हैं, है ना। चाकू या कोई लोहे की पतली पत्ती है, उसको जैसे यहाँ पे दराज में मतलब जो दरार होती है उसमें फंसा देते हैं, और फिर इसको एक साइड ले जाके छोड़ दें। इसको थोड़ा सा इधर करें और फिर इसको छोड़ दें, तो ये जल्दी 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 हिलने लगती है ना। ये जल्दी जल्दी हिलने लगती है, जब तक हिलती रहती है तब तक इसमें से आवाज़ आती रहती है, ठीक है। जब हम इसको पकड़ के मतलब इसको टच कर देंगे इसको, तो इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो ये होते हैं कंपन, मतलब किसी वस्तु का अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर गति करना। कोई वस्तु जैसे ये है, एक कील है, दीवार पर एक कील लगी हुई है, और खिल्ली पर यदि हम एक पत्थर को धागे में बांधकर इस तरह से लटका दें, या गेंद को धागे में बांधकर इस तरह से लटका दें, है ना, लटका दें, और फिर इसको एक साइड ले जाके यहाँ पर ले जाके छोड़ दें, तो ये क्या करेगी, इधर से इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। इस तरह से मतलब ये जो इसकी बीच की स्थिति है, बीच की स्थिति के दोनों ओर ये गति करेगी। इसको कहते हैं कंपन। कंपन करना यानी वस्तु का अपनी स्थिति के दोनों ओर गति करना। जहाँ पर वो है वहाँ से दोनों ओर गति करना, ये कंपन कहलाता है। तो वस्तु जब तक इस तरह से कंपन करती रहेगी तब तक उसमें से आवाज़ आती रहेगी। तो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? कंपन करना। वस्तु कब कब आती है? कब कब आते हैं हम? जब कब कब आते हैं, जब ज़्यादा ठंड होती है तो क्या होता है, हम बहुत ठंड लगती है तो दांत किटकिटाते हैं, दांतों से आवाज़ आती है ना। तो मतलब कंपन होता है, ठीक है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक गंजी में यदि पानी भर के रख दें, है ना, और बिल्कुल स्थिर हो जाए, पानी एकदम स्थिर हो जाए, उसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाए, उसके बाद हम क्या करें कि गंजी को किसी बर्तन से या करछुल वगैरह से, किसी भी चीज़ से, किसी डंडी से यदि गंजी को थोड़ा सा टच कर दें, थोड़ा सा टच करेंगे तो क्या होगा, वो हिलने लगेगी। और उसके हिलने का कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो पानी है वो हमको हिलता हुआ दिखाई देगा। उसी समय यदि हम गंजी के पास अपना कान ले जाके ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको उसमें से आवाज़ आती हुई दिखाई देगी, सुनाई देगी। उसमें से आवाज़ आती हुई सुनाई देगी हमको, है ना। तो आवाज़ क्यों आ रही है? ये आवाज़ कब तक आती रहेगी? जब तक कि वो गंजी जो है वो कंपन करती रहेगी, मतलब हिलती रहेगी, अपनी जगह पर वो हिलती रहेगी, तब तक उसमें से आवाज़ आती रहेगी। फिर यदि हम गंजी को छू देंगे हाथ से तो उसके कंपन बंद हो जाएंगे, और कंपन बंद हो जाएंगे तो उसमें से आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। स्कूल का जो घंटा बजता है, घंटे पर हथौड़ा मारते हैं, हथौड़े से चोट करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, घंटा बजता है ना। तो घंटे पर जब हथौड़े से मारते हैं, उसके बाद फिर यदि हम घंटे के पास जाकर देखें तो वो कंपन करता रहता है, हिलता रहता है। और यदि उसके पास में हम बिल्कुल ध्यान से उसके पास जाकर सुनते हैं तो उसमें से हमको टन टन की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, है ना। तो जब तक वो हिल रहा है, कंपन कर रहा है, तब तक उसमें से आवाज़ आती हुई हमको सुनाई देगी, और जब हम उसको हाथ से छू देंगे तो उसके कंपन बंद हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कंपन कैसे हम गिनते हैं? जैसे ये बीच की स्थिति है, ये हमने कोई गेंद को या पत्थर को धागे से बांधकर इस तरह से लटका दिया है, और इसको एक साइड ले जाकर छोड़ दिया, यहाँ पे खींच के छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से ये मान लो यहाँ पर है ना। तो यहाँ से ये जब हम छोड़ देंगे तो फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये, है ना, इस तरह से यहाँ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से ये कंपन करने लगेगा।
तो हम इसको गिनेंगे कैसे, मतलब एक कंपन को हम क्या मानेंगे, जैसे मान लो ये इसकी बीच की स्थिति है, ये का है, मान लो का बीच की स्थिति है ना, ये यहाँ पर ला के हमने छोड़ा है, मतलब यहाँ लाए तो ये खा और फिर ये गा यहाँ तक जाता है, तो ये का से खा तक जाएगा, खा से फिर वापस लौटेगा, का से होते हुए फिर गा तक जाएगा, और गा से फिर जब का पर आएगा तब हम इसको कहेंगे एक कंपन पूरा हुआ। यानी बीच की स्थिति से का से खा तक, खा से गा तक, और गा से फिर दोबारा का तक आएगा, तब ये एक कंपन होगा। हम इसको कहेंगे एक कंपन इसका पूरा हुआ, है ना। तो ये कंपन जो है यदि हम गिनेंगे कि एक कंपन होने में कितना समय लगा, तो हम नहीं गिन पाएंगे, है ना, क्योंकि कंपन इतने जल्दी हो जाता है कि यदि हम कंपन को देखेंगे तो घड़ी नहीं देख पाएंगे, घड़ी देखेंगे तो कंपन कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए यदि एक कंपन का समय हमें ज्ञात करना है कि एक कंपन करने में कितना समय लगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके हम कुछ निश्चित कंपन गिनेंगे, मान लो 20 कंपन, ठीक है। हम उसके लिए एक विराम घड़ी का उपयोग करेंगे, स्टॉप वॉच जो होती है, जो दौड़ प्रतियोगिताओं में उपयोग की जाती है। और स्टॉप वॉच मतलब इस तरह की एक घड़ी होती है ना, उसमें यहाँ पर ऊपर एक बटन लगी होती है ना, तो इसमें कांटे होते हैं, लगे होते हैं, घड़ी होती है, सेकंड का कांटा भी होता है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसके कंपन देखेंगे, है ना, कंपन देखेंगे, और जैसे ये बीच की स्थिति में आता है, ये बीच की स्थिति में आता है, तो तुरंत हम इसकी बटन दबा देंगे। बस एक बार हमने बटन दबा दी तो फिर हमें घड़ी नहीं देखना है, सिर्फ इसके कंपन देखना है, ये घड़ी अपना काम करेगी, ठीक है। बटन हमने दबा दी मतलब घड़ी चालू, जैसे ये बीच की स्थिति में आता है, जैसे ये बीच में आता है तो तुरंत हमको इसकी बटन दबा देना है, और जब हम बटन दबा देंगे ना तो घड़ी चलने लगेगी, ठीक है, चलने लगेगी घड़ी। अब हमको क्या करना है, ये कंपन को गिनना है, इस पर ध्यान देना है, घड़ी पर ध्यान नहीं देना है, कंपन को गिनना है ना। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ तक आया, ये एक कंपन हुआ। इस तरह से हम इसमें ये ध्यान देंगे कि ये दोबारा जब का पर आएगा, बीच की स्थिति को ही हमको देखना है, बीच की स्थिति को देखना है कि ये दोबारा का पर आएगा तो हम बोलेंगे एक, फिर आएगा बीच में तब 2, फिर आएगा बीच में तब 3 कंपन। इस तरह से हम इसके 1 2 3 करके कंपन गिनते रहेंगे, और जब 20 कंपन पूरे हो जाएंगे तब हम ये घड़ी की बटन दोबारा दबा देंगे, तो ये घड़ी वहीं पर रुक जाएगी, है ना। तो 20 कंपन हुए, 20 कंपन में हम देखेंगे कि घड़ी ने कितना समय लिया। मान लो 20 कंपन में इसने 40 सेकंड लिए, 20 कंपन में 40 सेकंड लिए, तो अब हम एक कंपन में कितना समय लिया ये निकाल सकते हैं, है ना। 20 कंपन करने में कितना समय लगा, 40 सेकंड लगे, मान लो घड़ी में देखा ना, इसमें सेकंड होता है इसमें, तो 40 सेकंड में 20 कंपन हुए। कंपन हमने यहाँ से गिने, है ना, ये जब केवल हम बीच में देखते रहे, बस जब ये दोबारा बीच में आया तो 1 कंपन, फिर बीच में आया 2 कंपन, फिर बीच में आया 3 कंपन। इस तरह से जब भी ये बीच में आता है तब हमको कंपन गिनना है ना। इस तरह से हमने जब 20 कंपन गिन लिए तो इसकी बटन को दोबारा दबा दिया तो ये घड़ी यहीं पर रुक जाएगी। तब हम इसमें देख पाएंगे कि हमने शुरू किया था, उसके बाद से अब ये कांटा कहाँ पर है, 40 पर है ना। तो हमको पता चल गया कि हमने 20 कंपन गिने, उसमें कितना समय लगा, 40 सेकंड लगा। तो हम निकाल सकते हैं, जबकि 20 कंपन में 40 सेकंड लगा तो एक कंपन में कितना समय लगा, 40/20, है ना। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, मतलब कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो 20 कंपन में 40 सेकंड, तो एक कंपन में कितना समय लगा, 2 सेकंड, एक कंपन करने में लगा 2 सेकंड। तो ये कहलाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल या इसी को दोलन काल भी बोलते हैं, आवर्तकाल को दोलन काल भी बोलते हैं।
तो आवर्त दोलन, दोलन मतलब कंपन, कंपन को दोलन भी बोलते हैं, कंपन यानी दोलन, ठीक है, कंपन यानी दोलन, तो दोलन भी बोलते हैं। तो दोलन काल क्या होता है? एक दोलन या एक कंपन करने में लगा समय, एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है या दोलन काल कहलाता है। दोलन काल जैसे नाम से हम देखें तो दोलन और काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय। तो दोलन करने में लगा समय, कितने दोलन करने में? एक दोलन में लगा समय, एक दोलन करने में लगा समय। ये एक दोलन में कितना समय लगा? 2 सेकंड लगा। तो 2 सेकंड क्या है? इसका आवर्तकाल है या दोलन काल है, ठीक है। आवर्तकाल दोलन काल एक ही चीज होती है। तो एक दोलन में कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड को हम क्या कहेंगे? ये इसका दोलन काल है। 2 सेकंड से हमको पता चल रहा है आवर्तकाल या दोलन काल 2 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को 2 सेकंड किस में लगा? एक दोलन में, एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल या दोलन काल कहलाता है। तो आवर्तकाल यदि 2 सेकंड है, इसका मतलब उस वस्तु को एक दोलन करने में 2 सेकंड का समय लगा। एक दोलन 2 सेकंड में करती है, ठीक है। दोलन झूले से भी हम समझ सकते हैं। झूला झूलते हैं ना, रस्सी में रस्सी डालकर बनाया हुआ जो झूला होता है, उस पर हम बैठ जाते हैं और फिर आगे पीछे होते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो दोलन ही है, दोलन ही तो है वो, आगे पीछे जाते हैं तो वो दोलन है, ठीक है। तो आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन में लगा समय, ये आवर्तकाल है, ठीक है। अब आवृत्ति, दूसरी परिभाषा क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? दोलन काल का ठीक उल्टा है। एक दोलन में लगा समय दोलन काल है या आवर्तकाल है ना। अब समय को यदि हम यहाँ ले आए, एक दोलन की जगह हम कहें 1 सेकंड, 1 सेकंड। आवर्तकाल में क्या है? शुरू में है दोलन, एक दोलन, और समय बाद में है ना। आवृत्ति में हम समय को पहले रखें, मतलब एक दोलन जो है आवर्तकाल में एक दोलन है, तो हम आवृत्ति में एक दोलन की जगह 1 सेकंड कहें। 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या, 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या। 1 सेकंड में वस्तु जितने दोलन करती है वो क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। 1 सेकंड में वस्तु जितने दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। मतलब मात्रक समझते हो ना, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसी तरह से आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। तो यदि हम कहें कि एक वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, एक वस्तु की आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन करती है। आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब वस्तु 1 सेकंड में कितने दोलन करती है? 20 दोलन करती है। 20 हर्ट्ज आवृत्ति है, मतलब 1 सेकंड में 20 दोलन, ठीक है। जिस तरह से आवर्तकाल में हमने बताया कि किसी वस्तु का आवर्तकाल 2 सेकंड है, उसका क्या मतलब है? आवर्तकाल 2 सेकंड है, उसका मतलब है कि वस्तु एक दोलन में 2 सेकंड का समय लेती है, मतलब एक दोलन 2 सेकंड में करती है। इसी तरह से आवृत्ति यदि 20 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 20 दोलन करती है, ठीक है। आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 20 दोलन करती है, ये आवृत्ति है, ठीक है। तो आवृत्ति यदि किसी वस्तु की निकालना है तो हम एक सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यदि उसका आवर्तकाल हमको मालूम है
है ना, और आवृत्ति पूछी है, तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल। जैसे मान लो आप आवर्तकाल 2 सेकंड है, आवर्तकाल 2 सेकंड है ना, तो हम आवृत्ति निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2। आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड है, ये तो आवर्तकाल की जगह पे 2 सेकंड रखेंगे, तो इसकी आवृत्ति क्या आ जाएगी, 1/2 हर्ट्ज, 1/2 हर्ट्ज, ये इसकी आवृत्ति है। 1/2 आवृत्ति है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु 1 सेकंड में आधा दोलन करती है। ठीक है, 1/2 यानी आधा दोलन करती है। अब आयाम पढ़ेंगे। आयाम का मतलब होता है वस्तु की बीच की स्थिति से, बीच की वस्तु द्वारा उसकी बीच की स्थिति से एक ओर तय की गई दूरी, एक ओर तय की गई दूरी क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे देखा ना, एक ओर मतलब ये बीच की स्थिति है, यहाँ से एक ओर ये जितनी दूर तक जाती है ये इसका आयाम कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ बीच से इस साइड जितनी दूरी तक जाती है ये आयाम कहलाएगा। यानी बीच की स्थिति से एक ओर वस्तु जितनी दूर जाती है वो उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना समझ में आता है हम उतना ही पढ़ेंगे। मतलब यदि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे उतना, ये भी सब भूल जाओगे। तो इतना समझ में आया कि ध्वनि किसके कारण होती है, कंपन के कारण। कोई वस्तु जब कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण। ठीक है, कंपन क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर गति करती है उसको कंपन कहते हैं। ठीक है, वस्तु के अपने बीच की स्थिति के दोनों ओर गति करना कंपन कहलाता है। एक कंपन किस तरह से गिनते हैं, बीच की स्थिति से एक ओर वस्तु जाती है, फिर दूसरी ओर जाती है, फिर बीच की स्थिति में आती है, तो एक कंपन होता है। आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसी तरह से समय को यदि हम दोलन की जगह पर ले आए, है ना, इस समय है, समय को दोलन की जगह पर ले आए, यानी एक दोलन आवर्तकाल में है, आवृत्ति में यदि हम 1 सेकंड कहें, और आवर्तकाल में जहाँ समय है वहाँ आवृत्ति में हम दोलन को रखें, समय बाद में है, दोलन को बाद में रखें आवृत्ति में, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या। आवर्तकाल होता है एक दोलन में लगा समय, और आवृत्ति होती है 1 सेकंड में किए गए दोलन। ठीक है, ये आवृत्ति होती है। आवृत्ति यदि 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन करती है। आवृत्ति यदि 1/2 हर्ट्ज है, इसका मतलब वस्तु 1 सेकंड में आधा दोलन करती है। ठीक है, आयाम मतलब होता है बीच की स्थिति से एक ओर तय की गई दूरी, आवर्तकाल कहलाता है, आयाम कहलाती है। ठीक है, अब ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में निर्वात यानी जहाँ पे हवा भी ना हो, कोई भी माध्यम ना हवा ना पानी ना ठोस ना द्रव, कुछ भी ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। जहाँ से हवा भी निकाल दी जाती है उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए, ध्वनि को मतलब एक संचरण के लिए ध्वनि तो उत्पन्न तो हो जाती है कंपन से, लेकिन वो ध्वनि हम तक पहुँचे उसके लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो उस समय कंपन कर रही होती है। ठीक है, कंपन कर रही होती है, तो उसके जो कंपन हैं वो अपने आसपास की हवा को भी कंपित कर देते हैं। उसके कंपन हवा में पहुंच जाते हैं, हवा के जो कण हैं, अणु हैं, वो भी कंपन करने लगते हैं, और इस तरह से ये कंपन हवा से होते हुए धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुंचते हैं।
अब हवा में क्या है, हवा में भी अणु है ना, तो अणु पूरे में फैले रहते हैं। तो जो जो वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर रही है, मतलब वो कंपन कर रही है, तो उसके कंपन हवा में एक अणु से दूसरे अणु में होते, हवा में के अणुओं में भी कंपन पैदा कर देते हैं। तो हवा के अणु भी कंपन करने लगते हैं, और वो अणु एक से दूसरे अणु में होते हुए और फिर हमारे कानों तक पहुंचते हैं, तब हमको ध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हमारे कान के पर्दे जो हैं उनमें भी कंपन शुरू हो जाता है, तो तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो कंपन करने वाली वस्तु से, यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु से हमारे कानों तक ध्वनि को पहुंचने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु और हमारे बीच कोई ना कोई माध्यम उपस्थित हो। मतलब ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, है ना। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है ना। माध्यम आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होगा, वो नहीं पहुंचेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है। जैसे मान लो किसी कमरे से हम हवा निकाल दें पूरी, और फिर वहां पे घड़ी को रख दें, तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगी, है ना। या एक मान लो कोई एक टेबल पर हमने घड़ी रखी हुई है,